Now we'll discuss about colligative properties. Colligative property means the property of or nature of solution which depends upon the number of particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव मतलब कलेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारे पार्टिकल के कारण जो प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन में दिखेगा। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के कुछ पार्ट्स हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसे एक ही जगह बस पढ़ना है। 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं हमें। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेरे पिछले वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उन वीडियोस में आपको ये दो टॉपिक के एक्सप्लेनेशन दिए हुए मिलेंगे। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसका रिलेटिव चेंज इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसका डेरिवेशन हमने पहले भी देख चुका है, पहले इस डेरिवेशन कर चुके हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा था कि सरफेस पे पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स सॉल्वेंट के स्पेस को ऑक्यूपाई करने के कारण वेपर बनने में और ज़्यादा हीट चाहिए होता है। तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर्ड, चेंज इन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बॉयल द लिक्विड इज इक्वल टू a constant Kb multiplied by molality. Kb is ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant. Depression in freezing point. डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना सॉल्यूट के ऐड होने से इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT तक हम पढ़ के आए थे। अभी इसके P के बदले हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई लिखेंगे, पाई V इज इक्वल टू nRT, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, nRT n बाई V को हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज कंसंट्रेशन इंटू R इंटू Q। ये एक्सप्रेशन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत सब इंटररिलेटेड है इसमें। अगर कोई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट ऐड कर दें तो जब प्योर सॉल्वेंट था उस समय जितना वेपर बन रहा था उससे अब कम वेपर बनेगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए। सॉल्यूट पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं करेंगे तो वेपर कम बनेगा, तो क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर प्रेशर कितना से कम होगा? जो पहले प्रेशर था -P/P,
दैट मीन्स डेल्टा पी बाई पी, और ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। याद रहेगा। फिर हमने देखा था कि पहले जितना वेपर बन रहा था अब उतना वेपर नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए जो इवेपोरेट नहीं करता। इसलिए उतना वेपर बनने के लिए जितना पहले बन रहा था प्योर कंडीशन में, हमें और भी ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, और भी ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। और कैसा चेंज आता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, पॉजिटिव चेंज आता है, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के बी, इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दो तरह से इसको कहते हैं। वेयर के बी को निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? टी बी इज इक्वल टू के बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी वेन मोलालिटी इज इक्वल टू 1। एक मोलर सॉल्यूशन के लिए या एक मोलल सॉल्यूशन के लिए जितना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर सिर्फ सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा। लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम शुगर डाल दें तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, तो ये पार्टिकल और क्लोज 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 आ जाएगा। तो पहले जितना टेम्परेचर इसको लग रहा था आइस बनने में, अब इससे कम टेम्परेचर में ये सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है। तो कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी वेन एम इज इक्वल टू 1। एक मोलल सोल्यूशन के लिए जितना फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा उसे हम कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे कहते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। लो टेम्परेचर वाले सिचुएशन को हम क्रायोस्कोपिक कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कंडीशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कोई नया टॉपिक है नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अगर दो सॉल्यूशन हो, कोई दो सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पार कर पाए, और एक में हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, और एक में लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। दिस इज हाइपोटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिक। जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। ऐसे कंडीशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया तब तक आते रहेगा जब तक दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक ना हो जाए। मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों सॉल्यूशन इक्वली कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए, तब तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तक आता रहेगा। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ये भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पार्टिकल को ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पार्टिकल को ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पार्टिकल को ऐड करने से
वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इस पर से न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं? इस पर से न्यूमेरिकल ऐसा हो सकता है कि हमें मोल्स निकालना पड़ जाए, हमें मास निकालना पड़ जाए और वेपर प्रेशर दिया रहे, हमें चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ जाए, फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ जाए, इनिशियल टेम्परेचर निकालना पड़ जाए, केबी निकालना पड़ जाए, मोलालिटी निकालना पड़ जाए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ जाए, सैंपल वेट निकालना पड़ जाए। सब कुछ कर सकते हैं हम इस इक्वेशन से। अगर मोलालिटी का हमें फॉर्मूला पता है तो हम मोलालिटी को पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दी वेट ऑफ दी सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg, वो पुट कर देंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा इसमें से। इसमें इनिशियल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, चेंजिंग टेम्परेचर निकाल सकते हैं, मोलल चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, मोलालिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और मोलर मास भी निकाल सकते हैं, सैंपल वेट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे, 4 तरह के न्यूमेरिकल होंगे। एक न्यूमेरिकल होगा जिसमें हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होगा जिसमें हमें डेल्टा टी वी इजिकल टू के बी इंटू एम को यूज़ करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल होगा जिसमें हमें डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम को यूज़ करना पड़ेगा। और एक न्यूमेरिकल होगा जिसमें हमें या फिर इनमें से कुछ भी दिया हुआ रहेगा, कंसंट्रेशन या गैस कांस्टेंट या टेम्परेचर, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा, वॉल्यूम निकालना हो या फिर टेम्परेचर निकालना हो या नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो। ज़्यादातर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इसमें से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं हमें। नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालने के लिए खूब सारा क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं हम इससे। ये सब मेजर, वेपर प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, बैरोमीटर से। बॉइलिंग पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। फ्रीजिंग पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं हम, है ना, थर्मोमीटर से। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, है ना, ऑस्मोमीटर से। इस तरह से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली किसी सॉल्यूशन का अगर हम ये वैल्यू निकाल लें और टेबल में ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट हमें मिले तो हम किसी भी अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एक बड़ा एप्लीकेशन अच्छा सा है, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सैंपल। कोई अननोन सैंपल है, पानी में डिजॉल्व किया हुआ है और कहते कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो मॉलिक्यूल ही पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिवाइस होना चाहिए जिससे हम रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर निकाल पाए, या फिर चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट निकाल पाए, या फिर चेंजिंग फ्रीजिंग पॉइंट निकाल पाए। अगर ये सब हम एक्सपेरिमेंटल निकाल पाए तो इन डेटा को फिल करके हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। मोलालिटी निकल जाए या मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इस पर बेस्ड ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में इन 4 टॉपिक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे सॉल्व किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर आपको दिखेगा मॉलिक्यूलर मास निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी आप अपने माइंड में रखें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव कब कहेंगे, जब भी हम कोई फ्रैक्शन का बात करते हैं ना, लोअर वैल्यू डिवाइड बाय हायर वैल्यू। रिलेटिव में अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। मतलब 1/2 क्या है, रिलेटिव है, और इंटू 100 कर देंगे तो क्या है, 50% है ना। रिलेटिव में जब हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है। तो कभी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज कुछ आ जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, परसेंटेज का मतलब रिलेटिव ही है, बस उसमें पर 100 पर निकाला हुआ है। तो इस तरह से लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेजेस होंगे न्यूमेरिकल में, उस मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस पर बेस्ड सैम्पल प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।